एक समय की बात है। विनायक नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत लीलावती रहती थी। वह अपने 2 बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। लीलावती को स्वादिष्ट खाने खाने का बहुत शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में अपने आप को देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते, उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जाती, मगर लीलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी माँ, बोलिए। अरे, क्या तुम मुझे वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा हुआ है? लीलावती बहुत आलसी थी। अपने बाजू में पड़ा हुआ गिलास भी वह उठा नहीं सकती थी। वह हर बार ऐसे ही करके किसी ना किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। उसकी बहुएं उसका कहना तो मान लेती थी, मगर वह भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा पकवान पकता था तो वह खुद रसोई घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या पक रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब लीलावती की बहुओं ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि वह रसोई से बाहर कब आएंगी। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक एक करके उन्हें सूंघती थी और फिर कटोरी में सामान भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थी, मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी तो उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे कि क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है। ऐसा देख के लीलावती मन ही मन खूब हंसती, मगर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि वह अपनी पत्नियों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। फिर एक दिन लीलावती के बेटे बाजार से कुछ मिठाइयां लेकर आए और वो मिठाइयां उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दी। लीलावती से तो रुका ही नहीं गया। वह अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाइयां मैं तुम लोगों में बराबरी में बांटूंगी। चलो, अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो बच्चों। ऐसा सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया जैसे उनकी दादी माँ ने कहा। फिर लीलावती ने उस डब्बे में से कुछ मिठाइयां चुपचाप अपने पास रख लीं और बाकी की मिठाइयां बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये ही नहीं, वह तो अपनी बहुओं की साड़ियां भी चुराती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पे सूखने के लिए टांगती, वह चुपचाप साड़ियां ले जाती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता कि साड़ियां कहीं गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? मैं कई समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पे डाला था। क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है वो पड़ोस की राधा ने ऐसा कुछ किया है। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम चुकी है। मुझे लगता है ये राधा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपनी पड़ोसी राधा के पास गईं और लड़ने लगीं। राधा की तो कोई गलती ही नहीं थी और उन्हें लड़ता देख लीलावती दूर से हंसने लगी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। लीलावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। फिर एक दिन जब वह खाना खा रही थी, लीलावती को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अगले हफ्ते दशहरा आ रहा है।
और वह चाहती थी कि सब लोग नए कपड़े खरीदें। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं, तो क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वह दशहरा मनाने आ रही हैं। यह सुनकर लीलावती नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है यहाँ से उसको कैसे भगाना है। अगले दिन लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब वेरांडे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान। फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहां पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां लाई थीं। पुष्पा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई, तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं इनको मजा चखाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे, मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच्चों से मिठाइयां चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियां चुरा कर उस बस्ते में रखती है। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही वक्त है कि उसे सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। लीलावती, सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई। लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। लीलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारा परिवार है। ये किसी और के नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है लीलावती। तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं? और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं।
आपने सबको कितना परेशान किया है माँ? माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी भी मांगी। उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है। लालची बहू। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराक्षी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे 3 बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगे। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थी, तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयां शुरू हो गई। घर के काम काज में, खाना पकाने में, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थी। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया, कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से। क्या हुआ बेटा? हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारे बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजहों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के बगैर रह पाएगी? ये सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकल आए। सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी, चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर टूट गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर
रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गले से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है, तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा, ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहुओं ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। ओ पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए। हाँ पिताजी, आपको पानी चाहिए क्या? आपने दवाई ली? दोनों बहुओं ने माँ बाप की पूरी सेवा की, उनका दिल जीतने के लिए। दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियां इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए। फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए। उसी समय राजू घर आया। माँ, पिताजी। बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सबको देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गले से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। डोसा, चाय, कॉफी सब कुछ अपने सास ससुर के लिए बनाया। दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के, ताकि उनको जायदाद में से हिस्सा मिल जाए। ये सब कुछ माँ, पिता और 3 भाइयों के लिए कुछ नया था। कुछ दिनों बाद पत्नियां अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदाद का बंटवारा कब होगा। दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। पर राजू, उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए भाई ने कर दिखाया। हमें छोटे की बुद्धि नहीं थी। पिताजी, अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है, नहीं तो नहीं। बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली और अपने सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहुएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के बड़ों का आदर भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लगा। कई साल पहले तिरुनगर एक नगर में था पटेल, जिसके पास था एक साड़ी की दुकान। पटेल के पूर्वजों से ये कारोबार चलते आ रहा था और उसके पिताजी इस व्यापार का अत्यंत आदर करते थे। पटेल के बड़े होने के बाद उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी पटेल को सौंप दी। पटेल अपने पिता की बातों को अक्सर अनसुना करके केवल दुकान जाकर खाली बैठता था, बिना कुछ काम किए। एक दिन दुकान जाते समय
रास्ते में पटेल ने अपने दोस्त पलंग को बुलेट की बाइक पर देखा। उस समय से पटेल भी बुलेट के सपने देखने लगा। वाह, काश मेरे पास भी बुलेट होती, मैं भी लाऊंगा और गली गली घूमूंगा। पर तभी पटेल को ये एहसास हुआ कि बुलेट खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। निराश होकर वह दुकान पर बैठा रहा जब अचानक से उसको एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के 3 कर्मी को बुलाया। अरे जरा बताओ, हमारे पास पूरे कितने साड़ियां हैं? साहब जी, हमारे पास शायद लगभग 50 साड़ियां होंगी। बस 50? मुझे कम से कम 150 साड़ियां बेचनी है। अब और 100 साड़ियां कहाँ से लाऊं? साहब जी, मेरा दोस्त एक थोक व्यापारी है। उसके पास एक साड़ी तकरीबन 100 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। माल हमारे जितना अच्छा नहीं है, पर सस्ता तो है। अच्छा, एक काम करो, उसके पास जाओ और एक साड़ी 100 रुपये के दाम पर 100 साड़ियों को ले आओ। किसी को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? तो हमें फिर 10,000 रुपये की जरूरत है। आप पैसे दे दो तो हम माल ले आएंगे साहब। पटेल के पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, तो वह अपने 50 साड़ियों को 1,000 के दाम में बेचने लगा। 15 दिन के अंदर उसने सारे साड़ियां बेच डाली और उन पैसों में से 10,000 निकालकर 100 और साड़ियां खरीद ले आया। पटेल ने अपनी दुकान को ऐसे सजाया जिससे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान पर आने लगे। एक साड़ी 1,000 रुपये के दाम पर खरीदने लगे। 1,50,000 कमाने के बाद पटेल ने अपनी मनपसंद बुलेट खरीद ली। एक दिन पलंग और उसकी पत्नी मनीषा बाहर जा रहे थे। रास्ते में मनीषा ने एक आदमी को साइकिल पर साड़ियां ले जाते हुए देखा। साड़ी वाले को रोककर पूछा, भैया कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में एक साड़ी मैडम। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ। साड़ियों को देखने के बाद दोनों पलंग और मनीषा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुनिए जी, पिछली बार मैंने ऐसी ही साड़ी पटेल की दुकान से 1,000 रुपये में खरीदा था। हाँ, सही बोला तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहकर पलंग और मनीषा ने साड़ी वाले को बाजार में लाया और सब लोगों को जमा किया। सुनिए सब लोग, मैंने ये साड़ी पटेल की दुकान पर 1,000 रुपये में खरीदा था और ये लड़का वही साड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। ये तो धोखा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है। ऐसा कहते हुए सारी भीड़ पटेल की दुकान की ओर चल पड़े। पटेल ने अपनी नई बुलेट के लिए पूजा करवाया और अपनी दुकान की ओर आया। दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान परेशान हो गया। 1,000 में एक साड़ी बेच रहे हो और ये एक पोछे के लायक भी नहीं है। तुमने 100 रुपयों की साड़ी को खरीदा और हम सबको 1,000 में बेच रहे हो। क्या ये ठीक है पटेल? सारी भीड़ पटेल के ऊपर टूट पड़ी और धमकी देने लगी कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब पटेल के पिताजी को ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान पर आ गए। सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, कृपया आप सब लोग क्षमा कर दे। आप सबको हमारी दुकान के बारे में कई सालों से पता है ना। जो मेरे बेटे ने किया वो बहुत गलत है। मैं आप सबको पैसे वापस लौटा दूंगा, क्षमा करें।
ऐसा कहते हुए पटेल के पिता ने सबको एक एक करके पैसे लौटा दिए। सबसे छोटे बेटे हो, इसीलिए इतना लाड़ और प्यार से पाला है तुमको। तुम पर दुकान की जिम्मेदारी सौंपा ताकि तुम भी अपने भाइयों की तरह सफल बन जाओ, पर उल्टा तुमने मुझे ही शर्मिंदा किया। अगर मेरी एक भी बात मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन पटेल ने अपना सबक सीख लिया और ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराया। एक बार एक शहर में बंधन नाम का एक ठेकेदार अपने माता पिता के साथ रहता था। लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे, तो इस वजह से धीरे धीरे वो बहुत अहंकारी हो गया। बंधन की शादी हो गई और उसकी पत्नी एक बहुत सुंदर औरत थी, मगर सुंदरता के साथ वह बहुत लालची थी। हर दिन जब बंधन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता तो उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करती, वो बस घर में बैठकर अपने आप को संवारती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की, क्योंकि बंधन अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो ये सब चीजें देखता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी ये सब चीजों का फायदा उठाती थी। एक शाम जब बंधन थक के घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी भागकर उसके पास आई और बोली, बंधन मेरे प्रिय, मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो आप मुझे जन्मदिन में क्या तोहफा देंगे? ओह, तो तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम बताओ मेरी प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे लाकर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सोचती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। बंधन की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बस यही सोचती रही कि क्या तोहफा मांगना चाहिए। जब वो किसी औरत को साड़ी में देखती तो सोचती कि क्या उसे साड़ी चाहिए, और जब वो मंदिर में जाती और रस्मों रिवाजों को देखती तो सोचती कि क्या उसे चांदी का थाल चाहिए। जब वो घर में बैठी रहती और अपने आप को संवारती रहती तो सोचती कि क्या उसे एक बड़ा सा सोफा चाहिए। और फिर जब वो अपनी पुरानी सोने की चूड़ियों को देखती तो सोचती कि क्या उसे नई चूड़ियां लेनी चाहिए। ऐसे ही इतने सारे ख्याल उसके दिमाग में आए। फिर अचानक उसे लगा कि उसे एक हीरों का बड़ा हार मांगना चाहिए। फिर एक दिन शाम के वक्त बंधन काम से घर लौटा। उसकी पत्नी फटाफट बंधन के पास गई और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। बंधन तो उसे देखकर चौंक गया और थोड़े समय तक कुछ बोला ही नहीं। अरे मेरे प्रिय, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? अरे बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? मेरी प्रिय, क्या तुमने मुझसे हीरों का बड़ा हार मांगा है? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख रुपए से नीचे आता है। हाँ, तो क्या? अरे मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं इतनी रकम तो 10 घर बनाने के बावजूद भी इकट्ठा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे लेकिन मेरे पास एक योजना है। आपको 10 घर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस 1 महीने में 5 घर ही बनाइए और उनसे 10 घरों का मूल्य प्राप्त कीजिए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 5 घर बनाने के लिए आपको जितनी भी सामग्री लगती है, जैसे कि मिट्टी, पेंट, लकड़ी, ईंटें, पानी, सीमेंट, आप उतना ही मंगवाइए और रिसीट में और लोगों से दुगना दाम मांगिए। यहाँ तक कि
आप अपने पुराने मिस्त्रियों को निकाल दीजिए और नए मिस्त्रियों को रखिए आधे दाम में। तो पैसा तो आप 10 घरों का ही लेंगे, बनाएंगे सिर्फ 5 घर। मगर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा? अरे, लोग आपकी बातों का पूरा विश्वास करेंगे। उन्हें पता है आप बहुत अच्छे और मेहनती ठेकेदार हैं और आप हमेशा अच्छा काम ही तो करते हैं। बंधन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया, उसमें भी लालच भर गई। इसी तरह बंधन ने इस तरकीब को अपनाया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने पैसों की हेराफेरी करनी शुरू कर दी और मिस्त्रियों को भी आधे पैसे दिए। तो ऐसे करते करते उसने 5 घर बना लिए और उसे उन घरों का मूल्य भी मिलने लग गया। बंधन ने हेरा फेरी कर जो पैसे कमाए थे उनसे वो अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा हीरों का हार खरीदने गया। वो हार देखकर उसकी पत्नी तो झूम उठी। मगर ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं थी। बंधन ने जो घर उस लालची योजना के कारण बनाए थे वो ठीक नहीं थे। 2 घरों की चट्टानें तो गिर गई थीं और 3 घर तो योजना के मुताबिक बने ही नहीं थे। उन घरों के मालिकों ने आकर खूब हल्ला मचाया। उन्होंने आस पड़ोस में भी बता दिया कि कैसे बंधन एक चोर ठेकेदार है। बंधन ने अपनी अच्छे ठेकेदार होने की पहचान भी गंवा दी। अब कोई उसके पास अपना घर बनवाने नहीं आता था। बस ये सब जानकर बंधन को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो अपनी बीवी से बहुत दुखी था और उसने उसे बताया कि जो उसने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं होती। बंधन और उसके परिवार वालों को खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसकी बीवी वो हीरों के हार को बाजार में ले गई और उसे बेच आई। उसे बेचने से जो उन्हें रकम मिली उससे उन्होंने अपना घर चलाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। मन की सुंदरता ही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इंसान को दयालुता और सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। धन्यवाद।